तो ऑरेकल क्या है? ईआरपी इज ए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर होता है दुनिया में, ठीक है। ईआरपी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, और दुनिया में सबसे जो बड़े ईआरपी हैं वो है ऑरेकल, एसएपी, जेडी एडवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, नेटस्यूट, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, अमेजोन, ये सब दुनिया के ईआरपीज हैं। लेकिन दुनिया में सबसे टॉप में कौन है? ऑरेकल एंड एसएपी। ऑरेकल इज बॉर्न फ्रॉम यूएसए, एसएपी इज बॉर्न फ्रॉम यूरोप, राइट। तो ऑरेकल बेसिकली है क्या? ईआरपी है क्या? ईआरपी होता है एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप परचेज करते हो, बेचते हो, पेमेंट लेते हो, पेमेंट देते हो, पूरा प्रॉफिट लॉस निकालते हो, सब कुछ उसी के थ्रू करते हो, ठीक है। अब ऑरेकल का डोमिनेंस दुनिया में ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये यूएसए का है और इसमें फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटीज। अब किसी कंपनी को बिजनेस रन करना है, सपोज सैमसंग है, सैमसंग को अपना बिजनेस रन करना है, तो बिना ईआरपी के वो धंधा नहीं कर पाएगा। बिना बेचे, बिना खरीदे, बिना बनाए क्या वो धंधा कर पाएगा? किशन, कर पाएगा? नो सर, नो सर। अब आप इसमें ईआरपी में सबसे ज्यादा सैलरियां क्यों मिलती हैं? द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई द ईआरपी कंसल्टेंट गेटिंग द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट पे क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे बड़ी बेसिकली बात इसमें ये रहती है कि ईआरपी में देखो दो टाइप की, तीन टाइप की जॉब्स होती हैं, एक फंक्शनल कंसल्टेंट, एक टेक्निकल कंसल्टेंट, एक डीबीए कंसल्टेंट। फंक्शनल कंसल्टेंट वो रहते हैं जो फंक्शनैलिटी में काम करते हैं। अभी हम ऑरेकल देखेंगे, दिखाएंगे आपको, तब बताएंगे उसमें फंक्शन। मैं क्या हूँ? फंक्शनल कंसल्टेंट। आप क्या हो? फंक्शनल कंसल्टेंट हो गए कल को। टेक्निकल कंसल्टेंट जो बैकएंड में कोडिंग वोडिंग करता है, वो टेक्निकल का काम है, वो अलग जॉब, उसका हम बात नहीं करते, टेक्निकल काम है, ठीक है, वो टेक्निकल वाले करते हैं। डीबीए कंसल्टेंट जो सर्वर में, सर्वर का काम करते हैं, जो पैचेस लगाना, अपडेट करना, ठीक है, सर्वर को अप लेना, डाउन लेना, वो जो बैकएंड में काम करते हैं। तो फ्रंट एंड में कौन काम करता है सबसे आगे? फंक्शनल कंसल्टेंट। इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं। तो फंक्शनल कंसल्टेंट बस बेसिकली करता क्या है? अब जैसे सैमसंग को बिजनेस रन करना है, सैमसंग क्या दुनिया में 200, सपोज 150 कंट्रीज में सैमसंग की प्रेजेंस है, तो सैमसंग क्या रजिस्टर में लिख के अपना माल खरीदेगा, माल बेचेगा, प्रॉफिट लॉस निकालेगा? नहीं निकालेगा। अब टाटा है, टाटा को बिजनेस करना है, टाटा क्या रजिस्टर में मेंटेन करेगा या लोकल टेली एली पे अपना बिजनेस रन करेगा? नहीं करेगा। उनको एक ग्लोबल ईआरपी चाहिए, ग्लोबल ईआरपी जो पूरी दुनिया में ट्रस्ट वर्दी हो, विश्वसनीय हो, जिसकी पूरी दुनिया में प्रेजेंस, ऑरेकल की पूरी दुनिया में प्रेजेंस, मोर देन अपने पूरी दुनिया में, प्लैनेट में 200 कंट्रीज हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, आपको 180, मोर देन 180 कंट्रीज में आपको ऑरेकल मिल जाए। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जिस फॉर्म पे आप काम करोगे उसी पे यूएसए वाला भी कर रहा है, उसी पे यूके वाला भी कर रहा है, उसी पे जर्मन वाला भी कर रहा है, उसी पे रशिया वाला भी कर रहा है, उसी पे ऑस्ट्रेलिया वाला भी कर रहा है। सेम काम, सेम फॉर्म। ऐसा नहीं कि आप जिसमें कर रहे हो वो किसी दूसरे में कर रहा है, सेम फॉर्म में आप काम करो। तो बेसिकली होता क्यों सैलरियां ज्यादा मिलती है, हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब ईआरपी एक ऐसी चीज है कि ईआरपी के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर, बिना बेचे, बिना खरीदे, बिना बनाए कोई मटेरियल, कोई बिजनेस रन होता है? नहीं हो। एक चाय वाले को भी चाय बनाना है तो उसको पहले चीनी खरीदनी पड़ेगी, चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, दूध खरीदना पड़ेगा, फिर वो चाय बनाएगा, फिर वो अपने कस्टमर को बेचेगा। एक कार बनाने वाली कंपनी है, टाटा है या होंडाई है, उसको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए वो क्या करेगा? होंडाई, टाटा क्या करता है? क्या टाटा टायर बनाता है? नहीं बनाता है। टाटा टायर किससे खरीदा? एमआरएफ से खरीदेगा, जेके टायर से खरीदेगा, अपोलो से खरीदेगा। टाटा क्या म्यूजिक सिस्टम बनाता है? नहीं बनाता है। टाटा म्यूजिक सिस्टम सोनी से खरीदेगा या जेबीएल से खरीदेगा, राइट। टाटा इंजन बनाता है? नहीं बनाता है। वो किएट से खरीदेगा या किसी और से खरीदेगा। बहुत सारी चीजें से होती हैं, वो सब टाटा क्या करता है? असेंबल करता है, डिजाइन करता है कार, ठीक है। उनको खरीदने के लिए उसको क्या करना है? परचेजिंग करना है, परचेज करेगा, फिर वो मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो बेचेगा, ऑर्डर मैनेजमेंट में सेल होता है। तो बेसिकली बेचना, खरीदना, इन्वेंट्री मतलब अपने आइटम्स को मेंटेन करना, पेमेंट करना, पेमेंट लेना, सब कुछ किस पे हो रहा है? ईआरपी पे। तो एक ही ईआरपी है, ऑरेकल का एक ही ईआरपी है, बट वो किसी भी बिजनेस प्रोसेस में मैप हो जाता है। This is the beauty of ERP. In any business process, it will be mapped. अब
और यही ईआरपी आपका सैमसंग में भी लगा है, यही ईआरपी आपका टाटा में भी लगा है, यही ईआरपी आपका एमआर डीएलएफ जो रियल एस्टेट सेक्टर होते हैं उसमें भी लगा है, यही ईआरपी एफएमसीजी एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? एंकर, हेवल्स, ये सैमसंग, एलजी, ठीक है, ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनियां होती हैं उनको एफएमईजी सेक्टर में रखते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कंज्यूमर गुड्स बनाती है कौन सी कंपनियां होती है? यूनिलीवर जो कोलगेट साबुन नाबुन बनाती, पीएनजी, यूफ्लेक्स, ये सब एफएमसीजी में आ जाती। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, पॉलीकैब, ऊषा, हेवेल्स, जितनी कंपनियां ये सब एफएमईजी में आती, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। बैंकिंग में कौन कौन सा है? एचडीएफसी, कोटक, सिटी बैंक, मेनी मोर बैंक्स आर देयर। फार्मा इंडस्ट्रीज कौन सी है? सिप्ला, सन फार्मा, मेनी मोर्स आर देयर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन कौन सी है? होंडाई, टाटा, एमजी, फोर्ड, सब कंपनियां। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं लेकिन बहुत है। तो हर जगह ऑरेकल लग रहा है, हर जगह ईआरपी, यही ईआरपी है। और आप इस ईआरपी के फंक्शनल कंसल्टेंट रहते हो। तो बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बाउंड नहीं हो। जैसे एक आदमी है, उसने सपोज मारुति में कंपनी में जॉब कर रहा है, तो मारुति में जॉब किया उसने 10 साल करने के बाद वो कहीं और जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जॉब करनी। मारुति से जाएगा तो टाटा में चला जाएगा, टाटा से जाएगा तो एमजी में चला, मतलब उसका सेक्टर एक ही रहेगा। तो उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड है, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से कहीं चेंज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही वही है। एक आदमी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, सिप्ला में कर रहा है, दवाई बनाने वाली कंपनी में, फार्मास्यूटिकल, तो जिंदगी भर उसी में जाए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही उसी में है, तो उसकी लिमिटेड ग्रोथ है। एक आदमी बैंक में काम कर रहा है, एचडीएफसी में कर रहा है, तो वो एचडीएफसी ज्यादा कोटक में जाएगा, कोटक से सिटी में चला जाएगा, सिटी से वो दूसरी किसी इंडसइंड बैंक में चला जाएगा, किसी में चला जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में ही जा सकता, तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड है। एक आदमी रियल एस्टेट सेक्टर, सपोज एमआर है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, इंडिया में भी एमआर के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई में तो पूरा इसने सेटअप कर रखा है, दुबई की कंपनी है, दिल कपूजा, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं दुबई में ज्यादातर अच्छी अच्छी चीजें एमआर नहीं, डीएलएफ पूरा गुड़गांव डीएलएफ ने बसाया है। ये सब रियल एस्टेट के प्लेयर हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां हैं। तो एक आदमी अगर इसमें काम रियल एस्टेट में कर रहा है, तो रियल एस्टेट में उसकी ग्रोथ लिमिटेड है, क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही मूव कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सपोज ये कंपनियां यूनिलीवर, पीएनजी, यूफ्लेक्स, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो इसी में जा पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही इसी का, तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड है। किशन समझ में आ रहा है? प्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे रोक देना, ठीक है, अगर समझ में नहीं। तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड है, बट यहाँ पे क्या है, ईआरपी एक ही है, ऑरेकल हर जगह लग रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो भी ईआरपी लगेगा, रियल एस्टेट हो तो भी ईआरपी लगेगा, बैंकिंग हो तो भी ईआरपी लगेगा, फार्मास्यूटिकल हो तो भी ईआरपी लगेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो तो भी ईआरपी लगेगा, कोई भी जगह हो हर जगह ईआरपी, स्पेस सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो। आपको पता है इंडियन रेलवे में भी ईआरपी सिस्टम लगा है, दिल्ली मेट्रो में भी जितनी मेट्रोज हैं, मेट्रो रेल है, उसमें भी ईआरपी लगा है। तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक में जाओ ऑरेकल लगा है, कोटक में जाओ ऑरेकल लगा है, सिटी बैंक में जाओ ऑरेकल लगा है, रियल एस्टेट में एमआर में तो मैंने इंप्लीमेंटेशन किया है, एमआर में जाओ ऑरेकल लगा है, डीएलएफ में जाओ ऑरेकल लगा है, एफएम मैन्युफैक्चरिंग में इनमें चले जाओ, एलजी में तो, इसमें पैनासोनिक में तो मैंने इंप्लीमेंटेशन किया है, पैनासोनिक टर्की और इंडिया में, अब एंकर में मैंने किया है, ठीक है, तो इनमें सब जगह, पॉलीकैब में मैंने किया है, ठीक है, तो इनमें सब जगह ऑरेकल। तो आपका ईआरपी एक ही है सॉफ्टवेयर, लेकिन दुनिया भर के सेक्टर्स में लगता है, इंप्लीमेंट हो जाएगा, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि बेचना, खरीदना, पेमेंट लेना, पेमेंट देना, मैन्युफैक्चर करना, सब जगह यही होता है। एक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज इसको लेते हैं, ऊषा को लेते हैं, ऊषा पंखे बनाती है, ठीक है, कूलर बना रही है, मशीन बना रही, प्रेस बना रही, तो उसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदेगी, फिर वो प्रेस बनाएगी या कूलर बनाएगी। सपोज कूलर बनाने के लिए उसको फैन खरीदना पड़ रहा है, एंगल खरीदना पड़ रहा है, स्विचेस खरीदने पड़ रहे हैं, ठीक है, जब वो कूलर बना लिया, क्योंकि उषा तो डिजाइन बना रही, बना लिया, बनाने के बाद उसको फिर सेल करना है, कस्टमर को बेचना है, तो उसको खरीदने के लिए परचेजिंग करना, परचेजिंग चाहिए, बेचने के लिए ऑर्डर मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि ऑर्डर मैनेजमेंट से बिकता है,
आइटम्स मैनेज के लिए इन्वेंट्री चाहिए, पेमेंट करने के लिए एपी मॉड्यूल चाहिए, पेमेंट लेने के लिए एआर चाहिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जीएल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको ये बॉम्ब बिप मॉड्यूल चाहिए। ऐसे बैंक है। बैंक क्या कर रहा है? बैंक भी कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। आप लोग पैसा जमा करते हो तो आपकी एफडीज होती, आपको इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। प्रोडक्ट में क्या? हाउस लोन एक प्रोडक्ट है, पर्सनल लोन उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, कार लोन उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, कस्टमर्स को बेच रहा है। दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला है, सपोज मेडिसिन 10 प्रकार की बना रही, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जिससे दवा बनती है, उसको खरीदने के लिए उसको परचेसिंग मॉड्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि उससे मटेरियल वो खरीदेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको ये मॉड्यूल चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल चाहिए होंगे, ठीक है। अब जो परचेसिंग किया है तो उसका पेमेंट करने के लिए उसको अकाउंट पेबल मॉड्यूल चाहिए, एपी चाहिए, उससे पेमेंट करेगा। पेमेंट रिसीव करने के लिए जब वो अपने दवा बन जाएगी, कस्टमर को बेचेगा, तो ऑर्डर मैनेजमेंट से बेच पाएगा। फिर उसको पेमेंट लेना है तो इस वाले मॉड्यूल से ले पाएगा। ये सब मॉड्यूल्स हैं, ये एससीएम के मॉड्यूल्स हैं, इन्वेंट्री, परचेसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट। आप जब पढ़ोगे तो आपको ये 3 मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे। ऐसे फाइनेंस के मॉड्यूल होते हैं, उसके फाइनेंस कंसल्टेंट रहते हैं। आप कल को रहोगे एससीएम कंसल्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एससीएम का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी को, किसी भी दुनिया की कंपनी को आप उठा के देख लेना, क्या बिना बेचे, बिना खरीदे कोई उसका बिजनेस सरवाइव कर रहा है? नहीं कर रहा। किसन, कर रहा है कोई भी बिजनेस सरवाइव? नो सर। किसी भी बिजनेस प्रोसेस को उठा के देख लेना, कि दुनिया का कोई भी बिजनेस प्रोसेस हो, कुछ ना कुछ खरीदता होगा, फिर बनाता होगा, फिर बेचता होगा। बिना बेचे, बिना खरीदे कोई धंधा होता ही नहीं। और वो ये एससीएम के मॉड्यूल आते हैं, इन्वेंट्री, परचेसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट। ये 3 मॉड्यूल हम पढ़ते हैं, मेरी भी एक्सपर्टाइज इसी में, आपकी। और ये एससीएम की जॉब सबसे टॉप पे रहती है, क्योंकि बिना बेचे, बिना खरीदे कोई भी धंधा नहीं चलता। फाइनेंस के ये मॉड्यूल रहते हैं, उसको फाइनेंस कंसल्टेंट उसके अलग होते हैं, वो अलग अपना मॉड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स अलग होती है, फाइनेंस कंसल्टेंट। तो जब आप किसी कंपनी में इंप्लीमेंट ऑरेकल लगाने जाते हो ना, तो आपको फाइनेंस कंसल्टेंट भी मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट भी मिलेंगे, सप्लाई चेन कंसल्टेंट भी मिलेंगे, जो आप भी होंगे, राइट। तो सबके अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। तो अब बात हम करते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरियां यहाँ क्यों मिलती हैं। यहाँ पे 3-3, 4-4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले मैंने देखे 24-24, 25-25 लाख लेते हुए। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं है कि आप सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही कर सकते हो, ये हर एक सेक्टर में लगता है। इसके बिना इस, क्योंकि ईआरपी तो ऐसा नहीं, ऑरेकल अलग अलग ईआरपी बना रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग ईआरपी है, रियल एस्टेट के लिए अलग ईआरपी है, बैंकिंग के लिए अलग ईआरपी नहीं, सेम ईआरपी है। सेम ईआरपी, उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को हम मैप कर देते हैं, और रिक्वायरमेंट को मैप, वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन लेता है? फंक्शनल कंसल्टेंट। यू विल डायरेक्टली डील विद द हायर अथॉरिटीज हियर। जितने कंपनीज के जीएम, बीपी, अच्छे अच्छे टॉप अथॉरिटीज के लोग होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम होता है गैस। और ये एक ऐसी लाइन है, दुनिया में रिसेशन आ जाता है ना, अभी जैसे रिसेशन आ गया कोविड में, तो सेल्स के लोग हटा देंगे, है ना, परचेसिंग के हटा देंगे, प्रोडक्शन के लोग हटा देंगे, लेकिन ईआरपी का बंदा नहीं हटाएगा, क्योंकि ईआरपी बंद तो पूरी कंपनी बंद। समझ रहे हो किशन? समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस। मतलब बिना, अगर यस भाई सर। ईआरपी का बंदा नहीं होगा तो क्या परचेज ऑर्डर में कोई दिक्कत आएगी? कौन फिक्स करेगा? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। परचेज ऑर्डर ही नहीं बनेगा। ऑर्डर मैनेजमेंट, कोई माल बेचना है तो कैसे बेच पाएगा? तो इसीलिए 2008 में जब दुनिया में रिसेशन था, 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, यूएस की इकोनॉमी डैमेज हो गई थी, तो उस समय दुनिया में फायरिंग हो रही थी। फायरिंग मतलब निकाल रहे, लेकिन ईआरपी में उस समय भी हायरिंग हो रही थी। अब आप समझ, 2008 की बात बता रहा हूँ, दुनिया में जब निकाला जा रहा था तब भी इसमें हायरिंग। यहाँ पे जैसे ही हम सीवी डालते हैं ना, एक एक बंदे के पास दिन में 8-8, 10-10 कॉल्स आती। आप परेशान हो जाते हो, आपको प्रोफाइल अपनी बंद करना पड़ता। ट्रस्ट में, मेरे वर्ड्स याद रखना है, रिकॉर्डिंग है। आप सीवी डालोगे, इतनी कॉल्स आती हैं कि आप परेशान हो जाते हो किस में जगह थे। मेरे एक एक बच्चे ने कम से कम 6-6, 7-7 ऑफर्स लिए, एक एक बच्चे ने। 4-4 लाख रुपए सैलरी वाले बंदे 16-16, 17-17 लाख रुपए में लगे।
और 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस अलग से लिए। अब आपको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भाई आदमी जो कहते हैं ना कि जिसने थोड़ा देखा है उसको बड़ा दिखा दो, वो यकीन ही नहीं, वो डाउट करेगा। तो डाउट करने की जरूरत नहीं सर है। आई हैव क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर, आई हैव क्वेश्चन सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्टिंग में कैसे आदमी कर सकता है? कैसा एक्सपीरियंस गेन करना? सर आपने बोला कि जो इस 3-4 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं उनकी पैकेज बहुत अच्छी खासी होती है। हम्म। तो सर स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर कैसे हम लोग इंटरव्यू नहीं, मैं बता तुरंत रहा हूँ। क्रैक कर सकते देखो हैं मेरे या फिर? मेरे पास जितने भी बंदे आते हैं सब वो डिफरेंट लाइन के हैं। कोई नेटवर्किंग का है, कोई डेटा साइंस जी का जी है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई मेंटेनेंस का है, राइट। अब वो 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस जी वाले बंदे हैं, ठीक है। सपोज वो 8 साल वाले बंदे जी हैं। जी मेरे पास कोई ओरेकल का बंदा नहीं आया। जी ओरेकल का क्यों आएगा? उसको आता है ओरेकल। तो मैं जो तुम्हें 1.5 महीने जी पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज जी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, जी तुम जी ओरेकल के जी इंस्टेंस में काम भी करोगे। जैसे ये ओरेकल का इंस्टेंस रेंट पे लेना पड़ता है, 1000 रुपीज पर मंथ इसका रेंट लगता है, ठीक है। ये अभी नहीं, 1-2 दिन बाद से आपको एक वेंडर है, मैं उसका नंबर दे दूंगा, उससे ये लड़कों ने देखो लेते हैं, हर लड़का लेता है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी जी मैं दिखा रहा हूँ, ये ओरेकल का, इसी में आपको कल को काम करना होगा। ये ओरेकल का इंस्टेंस दिख रहा है। जी जी इसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, ये देखो मल्टीपल मॉड्यूल्स, राइट। अब जैसे सपोज जी एक्सपीरियंस का मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे पास जितने भी बंदे आते हैं डिफरेंट, मैं आपको 1.5 महीने में आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको जीरो आता है, आपको जो कुछ पिछला बैकग्राउंड है वो मैं उसको जीरो मानता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे इन्वेंट्री में काम करना है, ओके तो इन्वेंट्री है ये, इसमें पूरा मैं चीजें सब आपको पढ़ाऊंगा, क्या सेटअप्स होते हैं, क्या आइटम्स कैसे बनाते हैं, मूव ऑर्डर कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, ऑन एंड कैसे चेक करते हैं, एवरीथिंग। ये जो फंक्शनैलिटीज दिख रही हैं, फंक्शंस दिख रहे हैं, इनका नॉलेज होना, किसको होता है नॉलेज? फंक्शनल कंसल्टेंट को। किसको होता है? फंक्शनल कंसल्टेंट। ये फॉर्म कैसे बन रहा है, इस फॉर्म में अगर कल को कोई चेंज लाना है, वो काम टेक्निकल वाला कौन करता है? टेक्निकल कंसल्टेंट। टेक्निक, ये जैसे फॉर्म में एक लाइन इधर कुछ चेंज करना है, वो टेक्निकल का, लेकिन इस फॉर्म में काम कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंक्शनलिटीज है, दैट इज द वर्क ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट। अब आपने कहा कि सर वो 4 साल 5 साल 6 साल, मेरे पास 10-10 साल 14-14 साल वाले एक्सपीरियंस वालों को पढ़ाया। मैं 1.5 महीने आपको इसीलिए तो पढ़ाता हूँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से। और ये जो 3 मॉड्यूल है, इन्वेंट्री, परचेजिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको ऐसा हीरो बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल, कि आपका कोई भी इंटरव्यू हो, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू हो, वो आपका धड़ल्ले से निकल, अगर आपने रिवीजन ढंग से करा। मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको 1 से 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करना होगा, किसमें? इस वाले इंस्टेंस में बताऊंगा, इस इंस्टेंस में मैं काम करके आपको टीच करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको इस इंस्टेंस को लॉगिन करना है, मैं सब बताऊंगा कैसे लॉगिन करते हैं, क्या करते हैं, और उसमें आपको प्रैक्टिस करनी, और थोड़े से 10 से 15 पेज के नोट्स बना, 10 to 15 पेजेस होंगे, 5-6 पेजेस इन्वेंट्री के, 3-4 पेजेस परचेसिंग के, और 4-5 पेजेस ऑर्डर में, टोटल 10 to 15 पेजेस। उतना आपको करना, अगर आप 1.5 महीने मेरे साथ चल लोगे, 1.5 महीने, दिस विल बी द गेम चेंजर इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। गेम चेंजर मतलब आप खुद कहोगे कि मेरे साथ हो क्या गया। अब आपका एक कंसर्न ये भी होगा कि सर मैं तो 5 साल एक्सपीरियंस दिखा के जा रहा हूँ, लेकिन कल को कंपनी में मेरे साथ, मुझे तो आपने पढ़ाया है, 5 साल वाला बगल में बैठा रहेगा, उससे आपको ज्यादा आएगा, क्योंकि इसी इंस्टेंस पे वो भी काम कर रहा है रियल एनवायरमेंट में। हेलो हेलो किशन, यू देयर? हाँ, तो इसी इंस्टेंस, यस सर। हाँ इसी इंस्टेंस में वो भी काम कर रहा है, और इसी में आपने भी प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है, इसी में आप भी प्रैक्टिस करके गए हो, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं है, कोई भी, एक रत्ती, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको मुझे
20 दिन, 15 से 20 दिन देने पड़े, 10-15 मतलब 10-15 दिन मुझ पे विश्वास करना पड़े। अब मैं भगवान हनुमान जी तो हूं नहीं कि छाती फाड़ के दिखा दूंगा तो पहले दिन से, ठीक है। जो चीज जितना टाइम लगती है तो लगती है, और आप सब लोग किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू आए हो, राइट। तो आप अपने, मेरा तो कोई एडवर्टाइज तो है नहीं, राइट। आप अगर आए हो तो किसी ना किसी को देखा है। अब जैसे प्रिया लड़की है, प्रिया की एक फ्रेंड है पिंकी, नोन है, वो लड़की वो लड़की अभी लगी है, उसने पता है वो भी डिप्लोमा थी, ये जो प्रिया है। प्रिया तुमने बात की थी ना पिंकी से? यस सर। हाँ, वो लड़की ऐसे ही नॉर्मल मुझे, मैं सर्विस कराने गया, मुझे मिली, मैं इतनी परेशान हूँ सर, ऐसा मैंने पढ़ा है। आज उसके पास 4 ऑफर है, 4 ऑफर, 12 लाख रुपए में लगी है अभी, ठीक है। कितनी सैलरी थी? 4 लाख रुपए सैलरी थी। तो हर आदमी ऐसे ही आता है, ठीक है। अभी वो, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको मुझे 15 से 20 दिन देने पड़ेंगे। अब मैं बच्चों के ऑफर्स दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा यकीन होगा। ये सब चीजें, इसमें कोई डाउट है आपको? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। किशन, तुम्हारी कोई और नो डाउट? सर। ये जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं क्लास नहीं है, सर। बेसिकली मैं आपको बताना। अब मैं तुम्हें बच्चों के ऑफर्स दिखाता हूँ। तो तो इसमें मैं पूरा आपको पढ़ाता हूँ, आपकी प्रोफाइल बनवाता हूँ, सीवी बनवाता हूँ, इंटरव्यू सेशन करवाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज टेक केयर बाय मी। बस आपको करना क्या है, जितना मैं कहूँ 2 कदम चलो तो 2 चलना, मैं कहूँ 2 कदम पीछे हो जाओ तो पीछे चलना, बस। ना तो आपको यूट्यूब देखना है, ना गूगल देखना है, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। जितना मैं आपको बताऊं दैट इज टू मच सफिशिएंट। कुछ बच्चों के ऑफर्स में दिखा रहा हूँ, तो आप, और टॉप की कंपनीज में, ऐसा नहीं, दुनिया की जो टॉप की कंपनीज होती है, डेलाइट, कैप, कॉग्निजेंट, जेनपैक, इन कंपनी, विप्रो, एचसीएल, है ना, टेक महिंद्रा, टॉप टॉप की कंपनीज, और एक एक बच्चे के पास 4-4, 5-5 ऑफर्स। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग खुद ही ना किसी रेफरेंस से आए, तो आप खुद ही मुझे बताने की, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग खुद मेरा, खुद भेजोगे। मेरे पास ऐसे नहीं कोई बंदा आता है, मेरे पास सब एक दूसरे के लिंक से ही आते हैं। आप खुद कहोगे कि सर, जब आप लग जाओगे तो आप खुद भेजोगे। ये देखो, एक दीपक दुबे का एक लड़के का ऑफर है, इसको मैंने अभी पढ़ा है। टीसीएस में काम कर रहा था, 6,70,000 रुपए सैलरी थी, 13 लाख रुपए कॉग्निजेंट, दिख रहा है, 13 लाख रुपए, 70,000 रुपए, और इसको 60,000, 70,000 रुपए, 13,70,000 का है, और इसको ज्वाइनिंग बोनस भी मिला है, 13,13,000 ये, और ज्वाइनिंग बोनस भी दिया है, हाँ, 80,000 रुपीज ज्वाइनिंग बोनस। लेकिन इस बंदे ने 7 ऑफर निकाले, पहला ऑफर है ये, पहला ऑफर इसका दीपक का। इसने 17 लाख रुपए में जेनपेक में ज्वाइन किया है, 17 लाख रुपए में जेनपेक में ज्वाइन। ये कॉग्निजेंट सब मल्टीनेशनल कंपनी, जेनपेक मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। ये देखो, ये उज्जवल लड़का, 4 लाख रुपए सैलरी थी टीसीएस में, जेनपेक में 12,50,000 रुपए, 4,50,000 से कहाँ पहुंच गए, 12 लाख रुपए में, 12,50,000 सब जॉब कर रहे हैं। ये देखो, टोटल इनकी कितनी है, 13,75,000, मतलब 4,50,000 से 13,75,000। इसने भी 3 से 4 ऑफर निकाले, तब इसमें जेनपेक में ज्वाइन किया है बंदे ने। ये देखो, रमनदीप कौर, ये इसके हस्बैंड भी विप्रो में लगा, 7.5 लाख से 15 लाख रुपए में। और ये भी देखो, ये एज ए कंसल्टेंट जेनपेक में ज्वाइन किया, इसकी सैलरी थी 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख से 10 लाख रुपए, जेनपेक 10-11 लाख रुपए समथिंग है इसका, देखो अभी नीचे दिया होगा, हाँ 11 लाख रुपए। किशन दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। ये देखो, रमनदीप जो थी उसका हस्बैंड है ये करणवीर, इसको भी पढ़ाया था मैंने,
इसकी 7.5 लाख रुपए थी, 7.5 लाख से 15 लाख रुपए में, 15 लाख विप्रो में, करणवीर सिंह विप्रो में। 15 लाख रुपए में ये सब कर रहे हैं जॉब। ये मतलब कुछ है, कुछ बच्चों ये सब पता है। कोई ये स्टोर में काम करता था बंदा, वेयर हाउस नहीं होता जहाँ माल लोड कराते हैं और वो सब करते हैं, देखा है किसी ने कंपनी में, फैक्ट्रियों में जहाँ माल लोड होती है, गाड़ियां लोड होती है। हेलो, यस सर। अगर किसी ने देखा हो तो ये लड़का मेंटेनेंस में काम करता था। मैंने ये लड़का मेंटेन, ये सब मैकेनिकल के हैं। ये मैकेनिकल का है करणवीर, उज्जवल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, रमनदीप इलेक्ट्रिकल की, और ये लड़का देखो ये शारदानंद दुबे। शारदानंद उज्जवल का भाई है। पहले शारदा ने किया, फिर उसने उज्जवल को, अपने भाई को भी भेज दिया। शारदा लड़का 6 लाख रुपए में मेंटेनेंस किसी ने सुना हो, मशीनें सीने सही होती है, ठीक है। और कितना एक्सपीरियंस, 11 साल एक्सपीरियंस। उसका मैंने 11 साल ना दिखा के 7 साल एक्सपीरियंस आईटी का दिखाया, और 4 साल एक्सपीरियंस उसका हमने दिखाया उसमें, आपका इसमें प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, ऐसे मतलब सीवी मैंने ही बनवाया था, ठीक है। कैसे कैसे दिखाना सब में। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए विप्रो में काम कर रहा है, 72 महीने का एक्सपीरियंस दिखाया, 11 साल था ये, मुझसे भी उम्र में बड़ा है ये, 2 साल, ठीक है। तो इनकी देखो प्रोफाइल पिक्चर सब मैंने चेंज कराई है, दिख रही है प्रोफाइल पिक्चर, ये सब चेंज कराते हैं, ये सब चेंज कराते हैं। ये हर लड़के की, आपकी भी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी। आप वीरम, हेलो, ये लड़का सर जो आप सीवी का बोल रहे हैं, हेलो, हाँ बोलो बोलो। जो सर आप सीवी का बोल रहे हैं, उसमें सर एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा ऐड करवा दोगे? वो मैं बताऊंगा, तुमसे ऑफलाइन बात कराऊंगा। तुम्हारा केस अलग है ना एक्सपीरियंस का, तो तुम मुझसे फोन पे कर लेना, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ऑफलाइन तुम बात कर लेना, ठीक है। ओके सर, इसीलिए मैं तो भी तुम्हारा वैसा एक्सपीरियंस है ना। अब देखो ये जिया खान, ये मेंटेनेंस में 7.5 साल, किसमें लगा, कैप जेमनी में। कैप जेमनी दिख रहा है, कैप जेमनी में कर रहा है लड़का, ठीक है। ये तो मेरा क्लासमेट था। 5.5 मतलब 4-4.5 लाख रुपए मिलते थे, 11,50,000 रुपए। अब तो इसको 1.5 साल हो गए काम करते करते। ये कुछ है, मतलब अगर ऐसे तो देखो 400-500 लोग हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ है जिन बच्चों ने भेजे थे। ये एक लड़की सुहानी चौधरी, कहाँ गई है, ये कैप जेमनी में काम करती थी। किसमें करती थी, कैप जेमनी में, डेटा साइंस में। सैलरी कितनी थी, 4,20,000 रुपए। किसमें लगी, पीट देखो इसकी प्रोफाइल पिक सब चेंज कराई है, सब प्रोफाइल पिक ऐसी बनवाई। ये सब प्रोफाइल पिक बनवाना सब मेरा काम है। तुम बीरम से भी पूछना, सबकी प्रोफाइल पिक बनी है, ठीक है। ये इसकी ऐसी बनवाई, लड़कों की अलग बनवाई, मतलब पूरा पूरा कॉर्पोरेट, एवरीथिंग इज टेक केयर बाय मी। देखो ये इसका ऐसे बनवाई, ठीक है। अब इसका ये देखो, इसको कितने में लगी, 11 लाख रुपए में लगी है। 9 लाख रुपए फिक्स, 2 लाख रुपए वेरिएबल। ये देखो, ये देखो, इसने जॉब कर रही है, फरवरी में ज्वाइन कर ले। 9 लाख रुपए फिक्स और 2 लाख रुपए वेरिएबल, 11 लाख रुपए, 11। ये सब पीडब्ल्यूसी ऑर्गेनाइजेशन, बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के टॉप में आता। तो गैस ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने बताया आपको, और मेरे पास सब डिफरेंट डिफरेंट आते। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हर एक बंदा आपकी तरह आता है, हर एक बंदा, ठीक है। उसको पहले दिन यही क्वेश्चंस होते हैं कि सर मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। मैं सिर्फ आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। 20 दिन, 15 से 20 दिन। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मतलब दिस विल बी द गेम चेंजर इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। यहाँ सबसे बड़ी बात, 5 डे वर्किंग होती है, मंडे टू फ्राइडे काम होता है बस, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। किसी भी कंपनी में लगोगे 5 डे वर्किंग है, एनी कंपनी। कल को आप लगोगे किसमें, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एसेंचर, बिग 4 में कौन कौन से आते हैं, डिलाइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई। बिग 3 में बॉस्टन, मैकेंजी, बेनेट, ये सब बाहर की कंपनियां हैं। आप गूगल डाल के देखना,
ये टीसीएस पीसीएस बच्ची इनके आ गई, बिग फोर के आगे, डिलाइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यू, सब आईआईटी एम्स वाले